सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। सियासत हो, अदालत हो या फिर मईशत, हर जगह एक बहरान का सामना है जो मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसला सुना चुकी है, मगर ये मामला फिर भी हल होता दिखाई नहीं देता है। इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन का होने वाला इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। कल फिर इलेक्शन कमीशन के बड़े इस मामले पर सर जोड़कर बैठेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इस मामले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी जानिब नून लीग ने मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। नून लीग का मौक़िफ़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने इस मामले पर आइन को रीराइट किया है। ये इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है, इस पर भी कानूनी राय लेंगे। लेकिन एक और कानूनी मामला जिसने सर उठाया है वो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाने का मामला है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बकौल उन्होंने आला अदलिया से मुकदमात का बोझ कम करने के लिए कदम उठाया और 4 जजेस के नाम तजवीज़ किए, लेकिन ये मामला भी हम देख रहे हैं कि तनाज़ात का शिकार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। जस्टिस बाकर ने कहा है कि जी एडहॉक जज बनना कानूनी अमल है, इसमें कोई ऐब नहीं है, लेकिन वो ज़ाती वजूहात की बिना पर माजरत करते हैं। अच्छा, पीटीआई ने दूसरे 2 जजेस जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद से ये मुतालबा किया है कि वो भी ये ओहदा कबूल करने से इनकार कर दें। और दूसरा, इस मामले पर वकला में भी बाकायदा एक तकसीम दिखाई देती है। अच्छा, एक और मामला जो कि अदालत से जुड़ा है, जो कि जी बानी चेयरमैन के सर पर आर्टिकल 6 लगाने का जो ख़तरा है वो भी बरकरार है। अब देखते हैं पीटीआई पे पाबंदी का जो मामला है उसमें भी एक राय समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या ये राय हुकूमत क्या है। बहरहाल ये फैसला हुआ है। फिर अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी, उसके बाद भी जो मिली जुली राय आपके सामने आ रही है। तहादी इस बारे में कहाँ स्टैंड करते हैं, बहुत से मामला इन पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। माहिर कानून है दोनों, लेकिन सियासत पे भी गहरी नज़र रखते हैं। शुएब शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया जी। जहांगीर जिदून साहब हमें स्काइप पे ज्वाइन करें, सर आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जहांगीर साहब, मैं ज़रा शुएब शाहीन साहब से शुरू करना चाहूँगी। शुएब शाहीन साहब, सबसे पहले तो ये जो एडहॉक जजेस लगाना गैर आइनी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। 2 जजेस ने माजरत भी कर ली ज़ाती वजूहात की बिना पर, बाकी 2 से आप लोगों का मुतालिबा है कि वो भी माजरत कर लें। आप लोगों को ये मसला क्यों लग रहा है, आप लोगों को गैर आइनी क्यों लग रहा है? देखें, पहली बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो तकाजा है आर्टिकल 182 ये कहता है जहाँ वांट ऑफ कोरम हो इन दी सुप्रीम कोर्ट, यानी वहाँ कोरम पूरा ना हो, और वांट ऑफ कोरम तो नहीं है। 17 जजेस पहली दफ़ा अभी मुकम्मल हुए हैं। अभी 2 हफ्ते पहले 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को लगाया गया है, 2 लाहौर हाई कोर्ट से और 1 चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लगाए गए हैं। अब आप जा रहे हैं काजी साहब, देखें पिछले साल आपको याद होगा 21 जून को इन्होंने चार्ज लेना था, ओथ लेनी थी सितंबर में, जी जी 18 सितंबर में, ठीक 21 जून को इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी 3 महीने पहले। प्रैक्टिकली 3 महीने पहले इनको नोटिफिकेशन करके कह दिया गया कि इन्होंने चैम्बर वर्क, अपना निज़ाम इंसाफ कैसे चलाना है, क्या करना है, इन्होंने वर्किंग शुरू कर दी। और हमेशा यही होता है कि जो आने वाला चीफ जस्टिस होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि मैंने कैसे सिस्टम को आगे लेके चलना है। नए चीफ जस्टिस ने अब 15 तारीख से छुट्टियाँ हैं, 2 महीने के लिए छुट्टियाँ हैं, 2 महीने बाद आपने चले जाना है, नए चीफ जस्टिस ने टेक ओवर करना है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 3 साल के लिए आप एडहॉक जजेस लगा रहे हो, रिटायर्ड जजेस को। पहले आज तक जितने भी लगे हैं जिस मकसद के लिए भी थे, 1 साल से ज़्यादा नहीं था। अगर किसी को एक्सट्रीम रीजंस की बुनियाद पर एक्सटेंशन देनी हो तो वो 1 साल के लिए होता था। आपने एकदम 3 साल के लिए 4 जजेस को उसमें मख्सूस कर दिया। और फिर टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे, जब आप मेजॉरिटी खो चुके हैं और 8/5 का फैसला आ चुका है, और बल्कि 13/2 का ही फैसला तस्वर करें, और हुकूमती जो ज़ुमा हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट, अभी कैबिनेट का डिसीजन नहीं आया, किसके कहने पर अता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये आर्टिकल 6 भी लगाएंगे जी, पार्टी को बैन भी करेंगे। आज अपनी मिनॉरिटी कहने पे की, मतलब जारी बात है वजीर हैं, वो वजीर है, लेकिन विफाकी वजीर हैं, हुकूमत का फैसला उन्होंने बता दिया। मुझे हुकूमत का क्या मतलब है? हुकूमत का मतलब है आप कह रहे हैं ना, पता नहीं किसके कहने पे की, मुझे आपकी बात समझ, मैं वाज़े करता हूँ क्यों। हुकूमत का मतलब है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, ठीक है, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहता है अभी हमने फैसला नहीं किया, हम मुशावरत करेंगे, यही ख्वाजा आसिफ कहता है। मुझे ये बता दें
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं पता, मगर अता तारड़ को पहले पता चल गया। किसके कहने पे है? ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीबी तस्वर होते हैं, उनके कहने पे है या किसी के कहने पे है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपके कैबिनेट के मेंबरान को नहीं पता और वो ये कहता है कि हमने तमाम से मुशावरत भी कर ली। पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया, बाकियों ने भी कह दिया, हमसे तो कोई मुशावरत हुई नहीं है, आपके सामने ही है। और लिहाजा आप ऐसे फैसलों की मौजूदगी में या ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की मौजूदगी में एक मज़ीद मुतनाज़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं काजी फाइसा साहब, स्पेशली कि जब आप जा रहे हैं, अगर ये काम ये 6 महीने पहले करते या साल पहले करते तो शायद कुछ समझ आती कि इस मकसद के लिए कर रहे हैं। आज जब मखसूस नशिस्तों का फैसला हो गया, आप मिनॉरिटी में चले गए, मेजॉरिटी ने एक और डिसीजन दे दिया, आज आप उस बेंच के ऊपर या उन जजेस के ऊपर आप रिटायर्ड जजेस को लगा के, और फिर मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी, वो इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स हमारे जो हैं वो भी रिटायर्ड जजेस के हवाले करना चाह रहे हैं। देखें, आप इस तरह एडहॉकिज़म को फ़रोग करके निज़ाम इंसाफ के जो मेन इंस्ट्रूमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर तकसीम पैदा करके ये कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। इससे मज़ीद स्टेबिलिटी में इजाफा नहीं होगा बल्कि अनस्टेबल होगा मुल्क, जिससे ना सिर्फ हमारी माशी तबाही आएगी, इसके ज़रिए हमारे आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए काम करने वाला हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उसमें मज़ीद दरारें फैलेंगी। उससे मज़ीद ऐसा होगा कि इसका नुकसान होगा। अच्छा, 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान माजरत कर गए, उनके हवाले से मैं बात नहीं करना चाहता, वरना मेरे पास उसकी भी रीज़न्स हैं। जिन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को ये लगाना चाहते हैं, उनकी सिवाय इस बात के क्या क्वालिटी है विद रिस्पेक्ट कि एक जज साहब ने जाते जाते ये कह दिया जी आर्टिकल 6 लगाओ कासिम सूरी के खिलाफ या जिस के खिलाफ, वो एक क्वालिटी आप उसको। और इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुसाबकती कमीशन के, कंपटीशन कमीशन के वो मेंबर हैं। आप गवर्नमेंट पहले ही उनकी सर्विसेज हायर कर चुकी हैं, आप उनको लाना चाहते हैं। दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने पिछले साल मिलिट्री को, सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ काजी साहब की तरह वॉक ओवर किया, कहा जी मैं केस नहीं सुनता। जब अपील आई, उसी केस को ना सिर्फ सुना बल्कि आने वाले फैसले को सस्पेंड कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट के हक में फैसला दिया। तो आप ऐसे जजेस को सिलेक्ट करके लाना चाहते हैं ताकि वो जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हों या वो ऐसे फैसले करें जो कि कम से कम पीटीआई के ख़िलाफ़ जो कुछ भी आज चल रहा है उसको वो सपोर्ट कर सकें। तो मेरा ख़्याल है ये मुतनाज़ा बनाने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने वाली बात है, और इन हालात में इस तरह का फ़ैसला किसी लिहाज से, और इसलिए आप देखें सिवाय एक आध बार कौंसल के, तमाम बार एसोसिएशन ऑल ओवर पाकिस्तान, बार काउंसिल्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, पूरी लीगल फर्टर्निटी ने रिजेक्ट कर दिया है। तो लिहाजा इन हालात में इन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान से भी हमारी गुजारिश है कि वो अपने आप को रिक्यूज़ करें, रिफ्यूज़ करें इस वक्त इस मुतनाज़ा तरीके से बेंच में आने का। अच्छा, अगर आपको ज़रूरत भी है, नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब पे छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने चलाना है ना पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उनकी ज़ेर सरपरस्ती 17 जजेस बैठे हुए हैं। अगर वो मुनासिब समझेंगे तो रिटायर्ड जजेस को लगा देंगे एडहॉक जज, वरना हो सकता है कि इन्हीं 17 जजेस के साथ वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस को निपटा सकें। ठीक है जी, आपका डिटेल मौक़िफ़ आ गया। जहांगीर जदौन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने शोएब शाहीन साहब को भी सुना, तो मैंने कहा ज़रा डिटेल से वो बात कर लें। जहांगीर साहब, आप भी बड़ा डिटेल से इसका जवाब दे सकते हैं, मैं दरमियान में आपको टोकूंगी नहीं। ये जो मामला है एडहॉक जजेस वाला, आपकी इस पर क्या राय है? आप भी कानून पे गहरी नज़र रखते हैं। 2 ने इनकार कर दिया, बाकी 2 के इनकार का पीटीआई वालों को बेसब्री से इंतज़ार है, और आपने उनका मौक़िफ़ भी सुन लिया है। कैसे देख रहे हैं आप पूरे मामले को जहांगीर साहब? बहुत शुक्रिया। देखें, अब ये जो आर्टिकल 182 है उसके अंदर जो बात बताइए कि अगर फॉर्म पूरा ना हो, कोई रीज़न हो, तो अटैक फंड हो सकते हैं। लेकिन इसमें इशू ये था कि एकदम 4 जज करने से फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि क्या एकदम आप 4 जज जो है वो 3 साल के लिए टाइम लगा रहे हैं। ये बेहतर होता है एक जज को लगा लेते पहले। उसमें शकूक व शुबहात इसलिए पैदा हो गए हैं कि एकदम आपने 4 जजेस के नाम दे दिए, चले 2 उन्होंने माजरत कर ली, 2 बाकी जो जजेस हैं उन पे तो चले किसी को एतराज़ है या नहीं है। उसमें देखें ना, आप उसकी टाइमिंग देखें। अगर अभी जिस तरह शोएब शाहीन साहब ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 17 जज जो है अभी फुल सुप्रीम कोर्ट, पीछे 3 जज जो है अभी पिछले 2 हफ्ते में अपॉइंट हो चुके हैं। तो अगर आपने किसी पेंडेंसी को काम करना है तो पेंडेंसी आज 1 महीने में तो नहीं बढ़ी, पिछली पेंडेंसी तो पिछले कई सालों में बढ़ी हुई है। तो चीफ जस्टिस जो मेरे नज़र के मुताबिक अगर डाक जज लाने हैं तो जो अभी कमिंग चीफ जस्टिस है उस पर ये छोड़ दें। आप बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब हैं, मेरी इसमें यही राय है।
कि अगर उन्होंने आके फैसला करना है, उन्होंने अपने एक उनके पास बहुत बड़ी स्कीम है, क्योंकि उन्होंने जो उनका प्लान है वो मैंने देखा है, सुना भी है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं नीचे वाली कोर्ट्स के भी। इधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही नहीं सिर्फ मसला है, तो पूरा पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो डिले की लपेट में है। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनमें वैकेंसीज खाली हैं। इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को ओवरहाल करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर या तमाम जुडिशल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है। इसमें इसका जितना भी सुप्रीम कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस बशमूल पूरी सुप्रीम कोर्ट के या बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं, इनको इसके अंदर एक मतलब एक जामे प्लान के ज़रिए आना पड़ेगा कि आप बैकलॉग को किस तरह कम कर सकते हैं, डिजिटलाइजेशन किस तरह कर सकते हैं। ये आने वाले चीफ जस्टिस है, जो सीनियर जज है मंसूर शाह, वो कहते हैं मुझे सिंध के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनका भी पता हो कि वहाँ के अंदर दिन के अंदर कितने केस डिस्पोज हो रहे हैं, कितने केस पेंडिंग है और किस तरह जुडिशरी फंक्शन कर रही है। वो ये निज़ाम लेके आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपना एक सिस्टम ऐसा बनाऊँ, स्क्रीन के ऊपर मैं देख सकूँ कि सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो किस तरह काम कर रही है। तो उनके माइंड के बैकअप, उनके माइंड पे चीज़ें हैं वो बड़ी इफेक्टिव हैं। तो मेरी तो नज़र में यही है कि अब अभी छुट्टियां भी हैं और 2 महीने रह गए हैं, तो इसके बेहतर है कि आइंदा के चीफ जस्टिस के लिए छोड़ दिया। उनका टेन्योर भी 3 साल है, तो वो अपनी मर्जी के, देखें ना, एक चीफ जस्टिस जब रिटायर हो रहा है 2 महीने हैं उसके, तो वो 3 साल के लिए जज अपॉइंट करता है। जो भी हम किसी जज पे देखें उंगली नहीं, मैं तो कम अज़ कम नहीं उठाता कि जी उनके अंदर ये है या नहीं है, लेकिन इनका अपना शोएब शेन साहब जो है वो कह सकते हैं इनकी अपनी रिजर्वेशन है। लेकिन जो आपकी टाइमिंग है या जो आपका तरीक़ाकार है ना, उस पर जो है वो अब देखें, इस पे इस्लाम जो पाकिस्तान बार कौंसिल है वो भी डिवाइड है। 6 मेंबर जो है और कह रहे हैं, बाकी जो मेंबर है मेजॉरिटी वो और कह रहे हैं। वो अब कह रहे हैं जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, क्योंकि जो जितने भी केसेस हैं सियासी या जो आइनी होते हैं उसके अंदर अदालत का टाइम जो है ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह ये ज़रूरत तो है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस पर फोकस करना चाहिए कि हमारी जो पेंडेंसी है तकरीबन 58,000 ये जो डिवीजन नजर आ रही है, जहांगीर साहब ये सवाल है कि आपकी तरफ भी आऊंगी, जो एक डिवीजन नजर आ रही है मतलब वकला में भी, जिस तरह के आपने बार काउंसिल का भी जिक्र किया, पाकिस्तान बार का, तो फिर हम किस तरफ देखें, इस तरफ देखें या उस तरफ देखें? नहीं देखें आप, ये इसमें तो दो राय नहीं है कि पेंडेंसी भी ज़्यादा है और 2 क्रिमिनल बेंच होने चाहिए। आम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका केस फिक्स कराना और उनको रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ये शोएब शेन साहब को पता है, डेली हम भी जाते हैं, ये जाते हैं, केस का 2-2 महीने 3-3 महीने नंबर ही नहीं लगता, नंबर लग जाता है वो केस फिक्स ही नहीं होता। तो आम पब्लिक को तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब बाज़ मेरे ज़ाती इल्म में है कि बाज़ जजों ने ये मना किया हुआ है, मेजॉरिटी ने, कि जी हमारे पास जो है कोई बेल का मैटर नहीं लगाना है, कोई क्रिमिनल मैटर नहीं लगाना है। तो इसमें जजें की देखें ना, अब 17 जज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको काम भी करना चाहिए ना। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, किसी एक जज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अब उनकी पिछले देखें 2-4 महीने की जजमेंट देखें तो किसी ने 2 जजमेंट लिखी होंगी, किसी ने 4 लिखी होंगी। तो इस तरह जो है ना वो खुद भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग मूड में है। लेकिन जो बार काउंसिल ने ये जो एलामिया जारी किया उसमें तो हिमायत की है ना शोएब साहब, 6 या 7 अरकान ने जो एडहॉक जज लगाने की मुखालफत की है, लेकिन एलामिया में जो आया वो तो हिमायत है। देखें, एक है पाकिस्तान बार कौंसिल के कुछ मेंबरान ने हिमायत की है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा बार एलामिया की क्या इंपॉर्टेंस है? जो एलामिया कोई हैसियत नहीं है। जितने देखें मेंबर्स के, अगर फ़र्ज़ करो 8 मेंबर ने मुखालफत की है, 8 मेंबर ने हिमायत की है, या 9 मेंबर ने मुखालफत की है, 10 मेंबर ने हिमायत की है, पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन ने मुखालफत की है। लाहौर हाई कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट तो बार, आप ये कह रहे हैं जो ये 14 बार एसोसिएशन की कराची से मेरे पाकिस्तान पास बार का जो एलामिया है कोई इसकी हैसियत ही नहीं है कुछ भी। देखिए, पब्लिक की एक ओपिनियन डेवलप करनी होती है, मिनॉरिटी में है ये पाकिस्तान बार काउंसिल के चंद मेंबरान के अलावा पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशंस ने और बार काउंसिल्स ने इसकी शदीद मुखालफत की है। कराची से यूनानिमस बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार, कराची बार एसोसिएशन, 14 और बार एसोसिएशन ने वो रेजोल्यूशन पास की है। आज पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कल की है, केपी बार काउंसिल और उसके अलावा तमाम बार एसोसिएशन ने मुखालफत की है। लाहौर हाई कोर्ट बार ने आज मुखालफत की है, जो एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है। देखें, आप इन टाइमिंग्स को आप मद्देनज़र रखें। तकसीम का माहौल देखें, सैयद मंसूर अली शाह साहब के बारे में एक इर्रेस्पेक्टिव हमारे किसी का इख्तलाफ होगा, किसी का नहीं होगा, ही इज़ ए रिफॉर्मिस्ट। वो इस वक्त जो रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, आप उनके हाथ मजबूत करें। वो इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं। आप उनके हाथ पे छोड़ दें कि अगर वो चाहेंगे तो आप 2 लगा लें, 5 लगा लें, 10 लगा लें, या एक्ट में तरमीम करके 17 की बजाय आप 21 कर दें, 20 कर दें जजेस को, परमानेंट बेस जजेस हों।
लेकिन ये एडहॉकिज्म जो है ये फेवरेटिज्म को फ़रोग़ देता है, ये इसके ज़रिए ख़राबी होती है, इसके ज़रिए एक लालच होती है कि आइंदा के लिए भी जो जज इस तरह के फैसले करेगा उनको एक लिहाज से एस्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद से वो नौकरी दोबारा मिल सकती है, वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आप लोगों से और मजीद टॉपिक्स पे भी बात करूंगी, लेकिन जहांगीर साहब ब्रेक पे जाने से पहले आपका भी ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहती हूँ। ये जो 7 अरकान ने 6 या 7 ने जो 7 ने मुखालफत की है ना ये जज लगाने की, तो ये जो एलामिया जारी हुआ है पाकिस्तान बार का, इसकी कानूनी हैसियत ज़रा बताइएगा, क्योंकि शोएब साहब ने कहा कि कोई कानूनी हैसियत नहीं, मैं उन्हीं के अल्फाज कोट कर रही हूँ। जी बिल्कुल ना, जहांगीर साहब मुस्कुरा रहे हैं। जी जहांगीर साहब, देखिए वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो ज़ाहिर है रेगुलेटर है लीगल प्रोफेशन की, तो उसमें डिवीजन है। हमारे वकीलों के अंदर आपको ये बताया वो इलेक्शन लड़ते हैं, 2 खास ग्रुप हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। नहीं जहांगीर साहब मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है कानून आप लोगों का सब्जेक्ट है, जितने नाजरीन देख रहे हैं उन्होंने भी कानून तो नहीं पढ़ा हुआ। ये जो एलामिया जब जारी होता है तो उस एलामिया की क्या हैसियत होती है, मैं ये समझना चाह रही हूँ। ये उसकी एलामिया देखें, कोई लीगल हैसियत नहीं होती, ना कोई किसी पे बाइंडिंग होता है, वो एक अपनी बिल होती है, वो एक एक्सप्रेशन होती है कि हम ये चाहते हैं या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जो है, पाकिस्तान बार काउंसिल जो है एक स्टैट्यूटरी इदारा है, दूसरी बार काउंसिल होती हैं या बार एसोसिएशन है, उनकी तरफ देखती है, क्योंकि देखें ना वकला के तावन से ही आगे डालते हैं। हम भी चाहते हैं कि बैकलॉग कम हो, हम भी सफर है ना। देखिए हमारे केस नहीं फिक्स होते, हम इसके अंदर बहुत बड़े स्टेक होल्डर होते हैं बार काउंसिल, इसलिए उनकी जो बातें होती हैं उनको कंसिडर किया जाता है। अब दूसरे पाकिस्तान यानी एलामिया की अहमियत फिर आपने बता दी ना। नहीं, पाकिस्तान बार काउंसिल का दूसरा ग्रुप है, अब वो ये स्टेटमेंट दे रहा है जी कि हमने चीफ जस्टिस को कहा है जी कि आप एडहॉक जज लगाएं, ठीक है। उन्होंने कहा जी बैकलॉग दो, फिर उन्होंने ये भी मुतालबा कर दिया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल कोर्ट भी उसका अमल जो है वो इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है फेडरल कैपिटल उसके अंदर जो है लाया जाए। तो अभी किसी का डिमांड या मुतालबा करना वो उसका जायज़ हक है। तो अब लेट्स देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, पार्लियामेंट क्या करती है। तो ये बेहतर है अगर पार्लियामेंट के जरिए चीज़ें आ जाए तो कंसेंसस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी, चलिए। लेकिन पार्लियामेंट के मामला पार्लियामेंट में हल नहीं होते, अब काफ़ी अरसे से रिवाज बन गया कि पार्लियामेंट के मामला अब कोर्ट में जाके हल होते हैं। ठीक है जी, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। शोएब शाहीन साहब, जहांगीर जिदौन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। ब्रेक से पहले एडहॉक जजेस वाले मामले पे हमने काफ़ी तफसील से बात की है। अब ज़रा मखसूस नशिस्तों वाला मामला डिस्कस कर लेते हैं। जो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की है इस मामले पर नून लीग ने और तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हुकूमत को फैसले पर, आपको क्या लगता है कि क्या फ़ैसला रिवर्स हो सकता है? देखें, कोई भी रिव्यू होता है उसके चांसेस माइनस पे तो आप तस्वर कर लें, वरना 0% होता है, या मैक्सिमम भी हो 99.9% वो खारिज होती हैं। अच्छा, अब इस केस में देखें, आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन बाय दी फुल कोर्ट, यानी 13 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जो उस वक्त टोटल जज साहिबान की तादाद थी 14, उनमें से 1 या 2 अवेलेबल नहीं थे, तो बल्कि 14 थे, हाँ 1 नहीं अवेलेबल थे, तो 13 जजेस ने इस केस को सुना और आफ्टर कंसिडरेशन एंड कंसल्टेशन विद ईच अदर एक फ़ाइनल फैसला दे दिया। ठीक है। और सारे इबहाम और एक्चुअली ये फैसला 11/2 का है, यानी 8 जजेस ने जो फैसला किया, 9वें जज ने भी तकरीबन उससे मिलता जुलता किया, जस्टिस याया अफरीदी ने। 9 जजेस का फैसला टोटल एक तरफ हो गया। बाकी 2 जज साहिबान जमाल मंदखेल साहब और चीफ जस्टिस साहब ने भी उसी से मिलता जुलता फैसला किया, यानी PTI को एज ए पार्टी तस्लीम किया और ये कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, थी और रहेगी। लेकिन सिर्फ 2 जज साहिबान ने खिलाफ फैसला दिया। लिहाजा अब इतने डिटेल्ड सुनने के बाद और फैसला आने के बाद जो इन्होंने रिव्यू पटिशन फाइल की है, जो मैंने पढ़ा है, मुझे कोई लीगल स्ट्रॉन्ग ऐसा ग्राउंड नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि ऐसे रिव्यू को, इस फैसले को रिव्यू में कोई कोर्ट चेंज कर दे। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात होगी। एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन की इजाज़त दी है। क्लैरिफिकेशन भी उन 8 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के पास जाएगी जिन्होंने मेजॉरिटी फ़ैसला ये दे दिया है, अगर उसमें PTI चाहे या इलेक्शन कमीशन चाहे, और वो भी उन मामलात में जहां उनको इबहाम है टू दी एक्सटेंट ऑफ दी MPAs, प्रोविंशियल असम्बलीज़ की हद तक। ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें कोई डिले होगा,
या जिस तरह की ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं एमरजेंसी की, या अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जी रियासत ने फ़ैसला कर दिया, हालांकि उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, फ़ैसला कर दिया कि जी हम इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, या चंद कठपुतली आकर के हुकूमती ज़ोमा आकर कहते हैं हम फैसले को नहीं मानेंगे। उनकी ज़रूरत ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उसने इम्प्लीमेंट होना है। अगर इस मुल्क में आइन और क़ानून है और इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ है तो किसी को ये जुर्रत नहीं हो सकती वो ये कहे जी हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नहीं मानते। और इस तरह जो लोग ये कह रहे हैं या जो सहाफ़ी बन के ये बात कर रहे हैं, ये तो बगावत के मुतरादिफ है कि कौन इस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा या ऑफिशियल उठ के ये कहेगा इनको या इनको ख़बर देगा कि नहीं जनाब हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नहीं मानेंगे, उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई बात करना भी तौहीन अदालत को दूर की बात है। गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट ये कहे कि हम नहीं मानते, ये बहुत बड़ा जुर्म है, ये मिसकंडक्ट है ऑन देयर पार्ट। और जिस सहाफ़ी ने ये सो कार्ड ख़बर दी है, सिवाय ये अफरा तफरी फैलाने के अलावा या उनके दिल की बात, किसी के मुंह की बात किसी जगह से फैलाना, मेरा ख़्याल है कि ये नामुनासिब है। मैंने तो खैर उस दिन से उसके प्रोग्राम में आना छोड़ दिया है जिस दिन से उन्होंने शेख रशीद का प्रोग्राम किया था, एक लिहाज से अंडर कस्टडी था और जाकर कहा जी बड़े आज़ादाना ये इनके प्रोग्राम हो रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि उसके बाद से ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अगर इस मुल्क को चलाना है, जंगल के क़ानून से हटाना पड़ेगा, मुल्क में आइन और क़ानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाना पड़ेगा। निज़ाम इंसाफ के सबसे बड़े इदारे सुप्रीम कोर्ट ने अगर फ़ैसला कर दिया है तो उसका रिस्पेक्ट और उसका एहतराम सबको करना पड़ेगा। आप तनकीद कर सकते हो, आप इख्तलाफ कर सकते हो, आप रिव्यू पटिशन में जा सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कोई ये शख्स कहे कि नहीं जी हम तो इस फैसले को अमल दरामद ही नहीं करेंगे, मैं ये ख़बर दे रहा हूँ कि जी अमल दरामद नहीं होगा। तो लिहाजा इस तरह की गुफ्तगू करना ही कंटेम्पचुअस है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है जहांगीर साहब, आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या कहते हैं कानून की रोशनी में, अगर बताएं समझाएं। देखिए कानून की रोशनी में तो यही है कि हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं और आइन का कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए हर सूरत में। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक फ़ैसला दे दिया है और फैसला सुन के दिया है। कोई इस तरह नहीं है कि किसी अगर कोई रह भी गया है तो ये कोई ऐसा केस नहीं था कि जिसको किसी को इल्म नहीं था कोई सुप्रीम कोर्ट केस सुन रही है। ये अगर वो रह गया तो उसको आगे पार्टी बनना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने देखें तमाम जो भी फ़रीक़ैन मौजूद थे उनको सुन के एक फ़ैसला दिया, फिर रिज़र्व किया। तो इसमें उन्होंने अपनी विजडम के मुताबिक फ़ैसला दिया। और पीछे जो बैट वाला केस था जो उन्होंने बल्ला इनसे वापस लिया, उस केस को एक किस्म का जो इलेक्शन कमीशन ने समझा है, उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दी है कि हमने जो पीटीआई थी एज ए पार्टी तो हमने इनको बैन नहीं किया था या इनको ख़त्म नहीं किया था कि ये आज़ाद सारे हो जाएं। हमने इनको कहा था कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने नहीं कराया जिस तरह भी है तो इनसे उस सिंबल जो है वो नहीं मिल सकता। तो इस पे एक तो उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दी है कि अपने उसको कि जी हमने ये वाला फ़ैसला इस तरह किया, तो उस फैसले को भी इन्होंने इंडोर्स किया कि उसका मतलब ये नहीं था। तो अब इसमें अगर कोई रिव्यू तो बिल्कुल उसमें आप परसेंटेज से तो मैं आपको नहीं बता सकता कि ज़ीरो है, लेकिन लिमिटेड स्कोप होता है। प्रामा फिशाई कोई चीज़ जो है एविडेंस अगर नहीं आती है, कोई फ्लोटिंग ऑन द सरफेस कोई चीज़ रह गई है, तो उसमें फिर आप उस जो है जजमेंट के अंदर कन्विंस करेंगे कोर्ट को, जो उन्होंने पहले डिसीजन दिया है उन्हीं जजेस पे मुश्तमिल कि जी हमारा ये जो है उस वक्त ये थोड़ा आपकी नज़र से ओझल था या नहीं हो सका या हम आपके नोटिस में नहीं ला सके। तो ऐसी कोई चीज़ मुझे तो नहीं लगती कि ये तो बेसिकली इशू ये था कि सीटें जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएं कि जिन पार्टियों की नहीं बनती है उनको दी जाए। तो मेरा तो शोएब हुसैन साहब को पता है पर्सनल व्यू शुरू से यही था कि ये सीटें जो है जो भी पार्टियाँ जो है हुकूमत में है या उनके साथ दूसरी पार्टियाँ जो अपोजिशन में भी है, लेकिन उन पार्टियों को नहीं मिल सकती ये सीटें, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनैलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। अगर प्रोपोर्शनल से मिलती हैं तो फिर सबको मिले, अगर नहीं मिलती पीटीआई को या SIC को तो फिर जो है ये किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक जो है जो मिनॉरिटी में पार्टीज़ हैं उनको आप मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर दें अपने डिसीजन से। तो ये बड़ा एक देखें ना, अभी वो कोई कह रहा है जी आइन के अंदर रीराइट कर देगा। अगर ये सीटें जो है जो पार्टियां हुकूमत में है या हुकूमत के साथ अलायंस में है या अपोजिशन में नहीं भी है, जिस तरह JUI है उन्होंने भी कहा था जी सीटें मिलनी चाहिए, तो अगर उनको दे देते तो वो तो प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता। क्या फिर वो रीराइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं होती कि जी आपने डिसप्रोपोर्शनेट दे दिया है, आपने एक बंदे ने 2 सीटें जीती हैं तो उसको आपने 7 एक्स्ट्रा दे दी हैं, तो वो फिर क्या करते। देखिए ना, ये बड़ा ट्रिकी था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था कि किस तरह डिटर्मिन कर ये सीटें किस तरह है। तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने
इनको आज़ाद जो डिक्लेयर किया है वही गलत कर दिया है, तो उसके बेसिक आर्डर को डिसाइड कर दिया है। हो सकता है ये पीटीआई के उस वक्त उम्मीदवार कंसिडर होते तो सीटें फिर इनको ही मिल जाती वो वाली, तो उस बेसिस पे इन्होंने आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी शोएब साहब? इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब ही ये होता है कि जितनी सीटें, जनरल सीटें किसी भी पार्टी ने जीती हैं, उस तनासब के लिहाज से उनको वो शेयर मिलेगा रिजर्व सीट्स का, ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ का। लिहाजा जिन्होंने खैरात समझ के इलेक्शन कमीशन ने या गिफ्ट समझ के जिस तरह बांट दी अपने प्रोपोर्शनेट शेयर से ओवर एंड अबव, वो गलत था। वो री राइटिंग ऑफ द जजमेंट था जिसको इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, और उसको ऊपर मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अब रेक्टिफाई किया। देखें, उस फैसले के आथर जज कौन थे? काजी फाइसा साहब। उन्होंने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मिस इंटरप्रेट किया है इलेक्शन कमीशन ने। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन चूँकि जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, उन्होंने यहाँ सारी करप्ट प्रैक्टिसेस करते हुए उन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जिन्होंने फॉर्म 45 गलत बनाए हैं या फॉर्म 47 गलत बनाए हैं, और जा कर के उनको सीटें दे दी गई हैं जिनका हक नहीं बनता था। और इलेक्शन कमीशन चूँकि उनके साथ एक पार्टी बना हुआ है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की जानबूझ के मस्ती थी जो मिस इंटरप्रेट की है उस जजमेंट को, जिसको अब मस्ती थी कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब रेक्टिफाई कर दिया है। और मेरे केस में आपको पता है ना कि जब इन्होंने कहा कि फॉर्म 45 ले आओ, तो फॉर्म 45 लाने के बजाय इलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन ली और केस ही ट्रांसफ़र कर दिया जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब से। केस ट्रांसफ़र कर दिया एक रिटायर्ड जज के पास। भाई, तुम्हें रिटायर्ड जज ही अच्छे लगते हैं? एक तुम्हारी चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से एक जस्टिस सिटिंग जज एक केस को सुन रहा है, वो सिर्फ आपसे रिकॉर्ड तलब करता है तो आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हो। 190 मिलियन जो करप्शन केस है उसकी तलवार लटक रही है अभी भी। अगर वो तलवार लटक रही होती ना, तो इन कठपुतलियों को, इस नैब को, पहले तो ये मैं एक गुजारिश कर दूं, नैब को नज़र नहीं आ रहा गंदम स्कैंडल में कौन $1 बिलियन खा गया? नैब को नज़र नहीं आ रहा कि दुबई लीक्स में $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टीज़ आई हैं, जिसमें कौन लोग शामिल हैं? नवाज शरीफ की फैमिली, रिपोर्टेडली मरियम नवाज मसाज सेंटर चला रही हैं, जरदारी साहब की फैमिली, और जरदारी साहब के एक बच्चे कहलाते थे रावनवार। 77 प्रॉपर्टीज़ निकली हैं। मोहसिन नकवी साहब की फैमिली, साबिक जर्नैलों की फैमिली, उसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं है। अच्छा, एक बात सिर्फ, 190 मिलियन का केस अब इख्तिताम पे है। इख्तिताम का मतलब है, जो नई अपडेट है, मैं उसी पे आ रहा हूं। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस है, उसमें नैब का दावा ये है कि उनको नए शवाहिद मिल गए हैं और इसलिए जो ज़िमनी रेफरेंस दायर करने में बिशरा बीबी साहिबा को मुलजिम नामजद किए जाने का बाकायदा इम्कान है। देखें, 190 मिलियन के ऊपर 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, रेफरेंस भी फाइल हो गया, बीबी को भी उसमें मुल्ज़मा डिक्लेयर किया हुआ है, इमरान खान के खिलाफ भी ट्रायल चल रहा है। अब अगर इनके पास एविडेंस मौजूद होती या थी, जो कि आखिरी गवाहान के ऊपर अब जिरा चल रही है, आखिरी गवाहान कंक्लूजन के करीब है। अब ज़िमनी रेफरेंस का मतलब क्या है? रेफरेंस की बात मैं उसी की बात आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ज़िमनी रेफरेंस का मतलब पता है क्या है? ये सारा ट्रायल ख़त्म, नए ट्रायल से दोबारा शुरू करेंगे। और इन कठपुतलियों को, इन बेईमानों और चोरों को अगर ये समझ नहीं थी तो पिछले 6-8 महीने से केस क्या चला रहे हो? तुमने 50 गवाह कर लिए, उन 50 गवाहों में अगर कुछ नहीं निकला, आप यानी तो आज आप क्या लेकर आ रहे हैं? ज़िमनी रेफरेंस जो दायर होगा, जो नए सिरे से होगा, नए शवाहिद के साथ दोबारा से नामजद किया जाएगा, केस तो ये खत्म। पूरा केस, तो आप इसको कह रहे हैं कि केस खत्म, आपकी विक्ट्री है अभी से? नहीं, विक्ट्री की बात तो मैं नहीं करता, मैं मतलब ये कह रहा हूँ हूँ इनकी बदनीयती मैं बता रहा हूँ कि आज केस कंक्लूजन पे पहुंच गया, सारे गवाहान पे जिरा हो गई। ठीक है, कैबिनेट के जो हमारे भगोड़े और जो थे परवेज खटक समेत, वो जो भाग गए थे, लोटे बन गए थे, उनके ऊपर भी जिरा मुकम्मल हो गई। आज आपको याद आया कि नहीं जनाब, हमें ज़िमनी इलेक्शन भी, ज़िमनी रेफरेंस भी फाइल करना है। जहांगीर साहब, तो क्यों ये इनकी बदनीयती, बेईमानी, डिसऑनेस्टी और इनकी करप्ट प्रैक्टिसेस। जहांगीर जदौन साहब, ये जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस है, इसमें जो ज़िमनी रेफरेंस है, नए शवाहिद जो मिले हैं, तो शोएब साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ज़िमनी जो रेफरेंस दायर करने का मतलब सीधा सीधा बनता है कि पुराने वाला सब खत्म हो गया। नहीं, तो रेफरेंस तो बहुत पहले उन्होंने फाइल किया था कि गवर्नमेंट तो पहले यही थी, तो नैब भी यही थी, नैब को चलाने वाले भी यही थे, तो पहले एविडेंस नज़र नहीं आई, तो फिर क्या कोई एविडेंस क्या समुंदर की तह से नीचे से लेके आए या आसमान के ऊपर से कि अभी वो, तो ये ज़िमनी रेफरेंस जो होगा नए शवाहिद के साथ, जो कि दावा है नैब का, इसकी फिर अहमियत क्या होगी?
वो देखें ज़िमनी रेफरेंस तो पूछेगी ना कोर्ट कि आपने पहले जो है क्यों नहीं ये चीज़ें आपने अभी लाई ये पहले कहाँ थी आपने, ये तो मतलब अब इस ज़िमनी रेफरेंस के इसको बाद फिर आप एक और ज़िमनी प्रोसिक्यूशन की वीकनेस कहेंगे, बेईमानी इन्वेस्टिगेशन वीक कहेंगे, है, बेईमानी ठीक कहेंगे, है, डिसऑनेस्टी इन्वेस्टिगेशन कहेंगे, वीक है, क्या है? बदनीयती होगी आपको और पता है कि डिसऑनेस्टी होगी उनकी। पाकिस्तान में केस जो है वो किस तरह बनाए जाते हैं, अगर आप बिल्कुल आप फेयरली बात करें तो पहले भी नैब के देखें ना, आप जो पहले केस बने नैब के वो किस तरह बनते रहे हैं, जितना भी आज तक अकाउंटेबिलिटी का कोई भी इदारा है वो उसको हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल और मुझे किया गया याद है वो इलेक्शन जब कैंपेन में अभी भी जमातों ने नारे लगाए थे कि जी नैब आते ही नैब को खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। 15-14 दिन की बजाय रिमांड को अब 40 दिन कर लिया। हाँ हाँ ये इनकी नैब नेक का नियति है दायरा ऑर्डिनेंस के है, जरिए। उसकी कोई क्रेडिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है कि इसको जब पहले 2018 के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो अक्सर सियासतदान भी प्रोग्राम्स में बैठ के कहे जाते हैं। शहीन साहब तो उस वक्त पीटीआई में नहीं थे, लेकिन पीटीआई के जो दूसरे लोग थे वो कह रहे थे जी फवाद साहब के आज ये पकड़ा जाएगा, कल वो पकड़ा जाएगा, आज इसका नंबर है, आज उसका नंबर है। शहजाद अकबर याद है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते होते थे, फवाद चौधरी साहब आके बताते होते, लेकिन जहांगीर साहब वही बात में जरा शुएब साहब से पूछूंगी, शुएब साहब जब पीटीआई का दौर था, जहांगीर साहब देखिए हर दौर में ना, यहाँ मैं हर सियासी पार्टी से यहाँ पे ऑन एयर ये गिला करूंगी कि जब आपका दौर था आप लोगों को भी बड़ा मतलब वो एग्जोम था, आते थे शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, फवाद चौधरी पहले बता देते थे कि अभी इसको पकड़ा जाना, ये पकड़ा जाएगा। अगर एक इंडिपेंडेंट इदारा है तो आपको पहले फोन करके बता देते थे कि पकड़ा जाएगा। दूसरी बात ये कि जिसकी भी बात कर लें, अब नून लीग चले, नून लीग हुकूमत में है, अब आप लोगों को इतराज आते हैं, जब आप लोग हुकूमत में थे तो उनके लोग भी तो पकड़े हुए थे ना। देखें जो बात गलत है वो गलत है, ये तो फिर सबको समझना चाहिए कि सब ने कहां पे गलतियां की और उन गलतियों की इस्लाह कैसे करें और आगे कैसे चलना है। देखें पहली बात तो ये है जी, उस वक्त के जो नैब चेयरमैन साहब थे उनको जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनको लगाने वाले भी नवाज शरीफ साहब थे, और आज भी शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत PDM 1 और PDM 2 की सूरत में इस वक्त माशाल्लाह कमिशन के वो सरबराह हैं। सिर्फ सियासतदान खुद ही लगाते हैं, बाद में खुद ही वैर पड़ जाते हैं। नहीं, आज भी मौजूद है ना सियासतदान जिसको भी लगाते हैं खुद ही लगाते हैं, मेरी बात पे गौर करें, बाद में वैर पड़ जाते हैं। ठीक बात, आज भी अपना लगाया बंदा आपको अपने खिलाफ लगना शुरू हो जाता है। अगली बात पे गौर करें, PDM 1 और PDM 2 की सूरत में भी आज उनके पसंदीदा तरीन शख्सियत हैं। अगर वो गलत कर रहे थे तो करें ना साहब। दूसरी बात मुझे बताएं, एवनफील्ड अपार्टमेंट किसका था, आज भी किसका है? कोई आई है एविडेंसेस? नहीं आई ना। उसके बावजूद नैब ने जाकर क्या कह दिया कि नहीं जनाब हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है। आखिरी 3 से 4 मिनट है, जरा ये आर्टिकल 6 के हवाले से मैं बात करना चाहूं। करप्ट पॉलिटिशियंस जो हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा तरीन वो पॉलिटिशियंस होते हैं, क्योंकि उनको फाइलें दिखा के जब चाहो बदल दो। तो लिहाजा अगर एहतसाब का निज़ाम दुरुस्त किया जाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मैं नहीं मानता, नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने करप्शन को छोड़ के, करप्ट प्रैक्टिसेस को छोड़ के सिर्फ ऑनेस्ट लीडर्स को अगर आपने पकड़ना है, जो कि इस वक्त इमरान खान का, अच्छा इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई प्रॉपर्टी निकालना है, कोई उसके बैंक बैलेंस निकालना है। हम तो आपको कह रहे हैं गंदम स्कैंडल में जब पूछा हनीफ अब्बासी ने तुम इसमें पैसे खा गए, अनवार काकड़ से क्या कहता है कि जी तुम फॉर्म 47 की पैदावार हो। जब हम कहते हैं दुबई लीक्स पे आप इन्वेस्टिगेशन कर लो, वो कहते हैं नहीं हम तो शाखाना में आपको पकड़ेंगे। मुझे बताएं आर्टिकल 6 के हवाले से ये जो भी खतरा मंडला रहा है, क्या देख रहे हैं आप? कोई भी खतरा नहीं मंडला रहा। अच्छा, वो इन बेईमानों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। तारिर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोगों ने संजीदा नहीं लिया उसको। उसकी हैसियत क्या है? वो तो एक कठपुतली है, फॉर्म 45 में हारा हुआ है, 10,000 उसने वोट नहीं लिए, उसको कहें अपने फॉर्म 45 ले आए, हम आपको मान लेंगे कि तुम बाकी या पता तारिर साहब को कह रहे हैं जी। उसको भी कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ को भी कह रहा हूँ, नवाज शरीफ को भी कह रहा हूँ, मरीम नवाज को भी कह रहा हूँ, ये सारे हारे हुए लोग हैं, ये कठपुतली हैं, इनकी हैसियत कोई नहीं है, इनको कहलवाया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और ये आकर के बोल देते हैं, इसके अलावा कोई हैसियत नहीं है। मैं आपको बताऊं, तब आप पीटीआई में नहीं थे, तब ये लोग भी आपके बारे में सिलेक्टेड का लफ्ज बोलते थे, करते थे। अब वही कहानी आप लोग बोल रहे हैं, वो करते रहे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, ये तो हर सियासी जमात करती है। सियासी जमात की बात नहीं है ये, मैं आपको देता हूं। अब मेरा मद्दे मुकाबिल कठपुतली जो तारिक फजल है, उसको कोई फॉर्म 45 ले आए आपके सामने, अदालत 6 महीने से मांग रही है, एक दफा भी नहीं लाया आज तक। फॉर्म 45 मैं आपके पास सारे ओरिजिनल ला के रखता हूँ, उसको क्या ले आए, आकर के अदालत में पेश कर दे। ये इसलिए कठपुतली बने हुए हैं कि ये लेजिटिमेटली इलेक्टेड नहीं हैं, ये असल वजह है। और दूसरी बात, आखिरी बात, जिन लोगों ने
90 दिन की बजाय इस सिलेक्शन को 1 साल या 14 महीने नहीं होने दिया। दिस अमाउंट्स टू एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। जब और जिस वक्त भी मौका मिलेगा इनके खिलाफ एक्शन होगा। जहांगीर हमारे जेदौन खिलाफ कुछ नहीं हो साहब, सकता। ये जो आर्टिकल 6 की बात हुई है, कासिम सूरी जो साबिक सदर, आरिफ अलवी और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, किसी पे भी आर्टिकल 6 देखें नहीं लगना चाहिए। ये भी कह देते हैं जी फलाने पे लगाओ, ये एक रवायत बन चुकी है। ये इस पे अब कोई, लेकिन सर आप इस स्टेटमेंट को, एक सिटिंग विफाकी वजीर ये बात कर रहे हैं, हुकूमत का फैसला, आप मुझे बताएं कि इस स्टेटमेंट को आप लाइट ले रहे हैं, ये नॉन सीरियस स्टेटमेंट है, ये बहुत एक संजीदा और बहुत एक सीरियस स्टेटमेंट है? लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए वो अलग बहस है, लेकिन कैबिनेट में क्या है ये मैटर? अतातार को किसने कह दिया कि आप आकर स्टेटमेंट दो? नहीं, देखें ये बिल्कुल सीरियस स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि आर्टिकल 6 लगता है डिक्टेटरों पे, जिन्होंने आइन को तोड़ा होता है, उन पे तो आप लगा नहीं सकते। मुशर्रफ को तो आप वापस नहीं ला सके। मुशर्रफ जो है उसकी डेड बॉडी आई है। तो जिन लोगों पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जो एब्रोगेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, हेल्ड इन अबेंस करते हैं, आर्टिकल 6 उनके लिए है। अगर किसी ने वायलेशन कर लिए लॉ की या किसी तरह, वो तो रोज होता है। अब आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप हलफ की वफादारी करें, तो आपको पता है कौन से इदारे जो है वो आइन को नहीं मान रहे। फिर आर्टिकल 6 तो उन पे भी लगना चाहिए। वो आर्टिकल 6 एक मजाक बन चुका है। ये किसी की आपका लास्ट कमेंट, ठीक है जी शोएब साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं इसको सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए। आर्टिकल 6 फलाने पे लगाएं, चीफ इलेक्शन कमीशन पे इस तरह के आर्टिकल 6, ठीक है। मेरे हाल में शोएब साहब आपका लास्ट कमेंट मेरे चाहिए, 30 सेकंड्स है। 9 मई के जो किरदार हैं उनका क्या देख रहे हैं आगे आप? लेकिन 9 मई के किरदारों का हमने 1 साल हो गया है, हमने कहा जुडिशल कमीशन बना लो। कौन आगे आप क्या देख रहे हैं? देखिए आगे कुछ भी नहीं है। अगर इनके पास शवाहिद थे तो मुझे बताएं, आपको पता है जस्टिस जमाल मुंतखिल साहब के पास जब हमजा कैंप के ऊपर अटैक गया, उन्होंने कहा जी नहीं ये तो बड़े सख्त किस्म के इनके खिलाफ ये लगे हुए हैं, दहशतगर्दी और पता नहीं क्या। उन्होंने कहा एविडेंस क्या है? उन्होंने कहा जी लाहौर का कोई एक स्पेशल ब्रांच का ऑफिशियल है सिपाही, उसकी एविडेंस है। उन्होंने उठा करके फेंक दिया। सरगोदा का जो जज साहब थे उन्होंने जो ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, फुटेजेस हैं, कोर कमांडर हाउस के बाहर जाके जो कुछ होता रहा, जो फौजी तंसीबात पर होता रहा, देखें मैडम सबसे पहली बात के साथ होता रहा, वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना चीजें। यही तो खराबी है ना। और वो जितने भी बच्चे, उनको बच्चे इसलिए कहूंगी कि वो टीनेजर्स, हम ये कहते हैं 19 साल, कोई 18 साल, इस एज के लोग भी है ना, या 20s में है, यंगस्टर्स हैं। देखें एक है एहतजाज करने वाला शख्स, किसी भी जगह पे करता है, उसका जुर्म है, और ये बात बानी चेयरमैन माने, एक है ये देखिए बात जा करके तोड़फोड़ करने वाला, दो अलग अलग चीजें हैं। जो फौज के खिलाफ वो तकारीर करते थे, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और क्या क्या नाम रखे होते थे, वो आपके सामने है। जो नवाज शरीफ करता था, जो मरियम नवाज करते थी, जो ख्वाजा आसिफ करता था, जो मौलाना फजल रहमान करता था, वो मैं निकाल के दूं? मैं कब कह रही हूं ज्यादा खतरनाक है। देखें जो भी जो करता था वो गलत, ज्यादा खतरनाक जो भी करता है वो गलत करता है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। मेरा तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, जो जो गलत करता है गलत करता है। लेकिन सर उन्होंने जाके आग नहीं लगा दी सड़कों पर, इंतशार नहीं फैला दिया। आग लगाया कमांडर उसमें क्या कुछ होता रहा, यही तो कहते हैं कि लाएं ना जुडिशल कमीशन बनाए, क्यों नहीं बनाते? अच्छा मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, अब मुझे नहीं पता, मुझे सवाल पूछना चाहिए। जो लोग गलत काम करेंगे सुने, हमारा हक है कि हम उन पे तनकीद करें, एजेंसियों पे लेकिन ऐसा देखिए मेरी बात सुने। अच्छा फिर एक सवाल जो गलत काम करेगा, इनका काम है सरहदों में हिफाजत करें। इनका काम ये नहीं है कि जा करके जजेस के ऊपर अटैक करें। इनका काम नहीं है हमारे लोगों को उठाएं। इनका काम नहीं है कि हमारे लोगों को जाकर किडनैप करें, चादर चार दीवारी की पामाली करें। तनकीद कर रहे हैं आप, नाम लेके एजेंसी का तनकीद करें। आप तो आराम से फिर रहे हैं, आप तो आराम से फिर रहे हैं, आपको तो किसी ने नहीं उठाया। तो भाई सुप्रीम आप तो कोर्ट ने कहा है, तो क्या चाहती हैं आप? नहीं, आप नाम लेने की तनकीद करें तो आपको तो किसी ने नहीं उठाया। मैं जो बात करना चाहता हूं, आजाद फिर रहे हैं ना, तो आजाद फिरना मेरा फंडामेंटल राइट है। नहीं तो आपको तो किसी ने नहीं उठाया। अगर आप इल्जाम ना लगाएं, आप एजेंसियों के नाम लेके इल्जाम ना लगाएं, फिर आप आजाद। सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया है, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने क्या लिखा है? आप इतनी तनकीद करते हैं, आपको क्यों उठाया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने क्या लिखा है? आपको क्यों उठाया? इस बात दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।